चलिए नमस्कार। अब हम लोग मिलते हैं फिजिक्स के क्लास में। किस क्लास में? फिजिक्स। और फिजिक्स के क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ध्यान से, इसके बाद जो है से आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। आप लोगों का हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स में ध्वनि के बारे में। किसके बारे में? ध्वनि। ध्वनि बोले तो साउंड, ध्वनि बोले तो साउंड, ध्वनि बोले तो साउंड। अच्छा, एक चीज समझते हैं कि नहीं समझते? देखिए, हम यहां से बोल रहे हैं और आपके कान में सुनाई दे रहा है, तो जो बोली है कोई ना कोई माध्यम से तो आपके कान तक जा रही है। आखिर हम बोल रहे हैं, ध्वनि का मतलब क्या होता है? साउंड। और साउंड जब हम बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से कोई ना कोई रास्ते से ही जा रहा है, और जिस रास्ते से वो जा रहा है आपके कानों तक, तो कोई ना कोई माध्यम है ना जाने का। वहां तक मेरी आवाज जो पहुंच रही है तो जाने का कोई ना कोई रास्ता है ना। उसी को बोलते हैं तरंग। क्या बोलते हैं? तरंग। तो ध्वनि से पहले जानना है आप लोगों को तरंग। क्या जानना है? तरंग। तो आइए जानते हैं तरंग के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? तरंग के बारे में। किसके बारे में? तरंग के बारे में। तरंग को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वेव। आवाज आ रही है कैसे? तरंग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेव। याद रखिएगा, तरंग को क्या बोलते हैं? वेव। वेव मीन्स क्या होता है? तरंग। तरंग है क्या चीज? तरंग किसको कहेंगे? तरंग किसको कहा जाता है? देखिए, जब यहां से वहां तक कोई माध्यम है और उस माध्यम को कोई डिस्टर्ब करता है, क्या करता है? डिस्टर्ब। तो माध्यम को डिस्टर्ब करने पर वेव उत्पन्न होता है, यानी कि तरंग उत्पन्न होता है। तो कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ है। क्या है? विक्षोभ। हम लोगों ने यहां पे देखा, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि माध्यम को डिस्टर्ब करने पर क्या चीज पैदा होता है? तरंग। किसी भी माध्यम को अवरोध पहुंचाने पर माध्यम को अवरोध पहुंचाने पर क्या पैदा होता है? तरंग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तरंग। तरंग उत्पन्न होता है। अगर माध्यम को आप अवरोध पहुंचाइएगा, तो डिस्टर्ब कीजिएगा, तो क्या उत्पन्न होगा? अवरोध। यानी कि कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का विक्षोभ है। तरंग क्या है? तो तरंग एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ। एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ है। अब आया समझ में? तरंग एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ है। यह क्या है? विक्षोभ है। आवाज नहीं जा रही है आप लोगों तक? क्या तो आप लोग पीछे से साउंड कम दे रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि यहां से आपके यहां तक जाने में, आवाज को जाने में, है ना, एक माध्यम की जरूरी है। और वह जो माध्यम है उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो वेव का निर्माण हो जाएगा, तरंग का निर्माण हो जाएगा। तरंग ऐसे या ऐसे ऐसे तरंग का निर्माण हो जाएगा। यह जो तरंग है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इस डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कि यह विक्षोभ है। क्या है? विक्षोभ है। इसीलिए हमने लिखा कि तरंग है क्या चीज? तो एक प्रकार का ये विक्षोभ है। तो तरंग होता कितना तरह का है? तो ध्यान समझिएगा। तरंग जो है, यही पढ़ना है हमको पहले। तरंग दो प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। तो तरंग कितने तरह के? दो तरह के। वेव कितने तरह के? दो तरह के। एक को हम लोग कहेंगे यांत्रिक तरंग। आप लोग ही बोलिएगा, कौन सा तरंग? यांत्रिक तरंग। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। अगर यांत्रिक की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग क्या पढ़े थे? मैकेनिकल एनर्जी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो उसी प्रकार से यांत्रिक जो है तरंग, तो यांत्रिक तरंग को हम लोग कहेंगे मैकेनिकल, है ना, वेव। क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव।
मैकेनिकल वेव। और उसी प्रकार से अगर अयांत्रिक है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल है ना वेव, इसको बोला जाएगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इस बात को समझिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यांत्रिक तरंग की। क्या चीज की? यांत्रिक तरंग की। यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव वैसे वेव को कहा जाता है जिसमें गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम हो। क्या हो? माध्यम हो। जैसे सड़क, गाड़ी को चलने के लिए माध्यम क्या है? सड़क है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कोई भी तरह की बात को आप तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिसमें माध्यम हो, जिसमें गति करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम हो, उसको बोलेंगे यांत्रिक तरंग। क्या बोलेंगे? यांत्रिक तरंग। तो जिसमें चलने के लिए क्या हो? माध्यम हो। जिसमें गमन करने के लिए, गमन बोले तो चलने के लिए, है ना? क्या हो? चलने के लिए माध्यम हो। क्या हो? माध्यम हो। कोई ना कोई माध्यम बना हुआ हो, उसी को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। और जिसमें कोई माध्यम ना हो गमन करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अयांत्रिक तरंग या नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें गमन करने के लिए, गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। तो यह हो गया क्या चीज? अयांत्रिक तरंग। क्या हो गया? अयांत्रिक तरंग। समझ में आ रही है सबको बात? अब इसको देखिए, यांत्रिक जो तरंग है वो भी होता है दो प्रकार का। ये जो यांत्रिक तरंग आप लोग जो पढ़ रहे हैं, यह यांत्रिक तरंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जरा सा इसको देखिए, आपको एकदम एक एक चीज समझ में आएगा, सिर्फ आराम से देखते चलिए। यांत्रिक तरंग होता है दो तरह का। कौन कौन होता है? तो समझिए इस मैटर को। यांत्रिक तरंग जो दो तरह का होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह जो दो प्रकार का हुआ, तो एक को कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या चीज? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या चीज बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होता है अनुदैर्ध्य के बाद अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वेव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। है कि नहीं? क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। समझे कि नहीं? ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ यानी कि एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल और एक हो गया लैटिट्यूडनल। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर दो तरह के तरंग दैर्ध्य है। इसका मतलब सर हमको समझाइए। तो देखिए, जब माध्यम यानी कि गमन का जो माध्यम है अगर समानांतर हो, क्या हो? समानांतर हो, समानांतर चलती हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। जब माध्यम कैसा हो? समानांतर चलता हो। जब गमन का माध्यम जो है, गमन का माध्यम कैसा हो? समानांतर चलती हो। कैसा चलती हो? समानांतर। समानांतर चलती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर के मतलब कि ऐसे ऐसे बढ़ते चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? है ना, हम लोग अनुदैर्ध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। और जब माध्यम लंबवत चलती हो, ऐसे ऐसे, है ना, इसका मतलब समझिए, गमन का माध्यम समानांतर चलती हो मतलब क्या है कि देखिए, जब कहीं साउंड जो है इस तरह से है, सटा सटा है, तो संकुचन। अब कुछ देरी के बाद देखिए फैल जाएगा, कुछ देरी के बाद क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। फिर थोड़ा देरी के बाद क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? समानांतर गति से चलना, समानांतर चाल। समझ में आ रही है बात ना? या आप देखिएगा तो कभी कभी आपका कहने का मतलब है कि एकदम
संकुचन, एकदम मैंने कहने का मतलब है कि एकदम पूरा भरा हुआ है। और फिर देखिएगा कि विरल हो जाएगा, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, देख रहे हैं ना। अब फिर यहां देखिए इस तरह से एकदम ये हो गया, देख रहे हैं ना, फिर भर गया एकदम, फिर धीरे धीरे चल रहा है साउंड, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ऐसे जहां होंगे, इस तरह से जब गति होगी, इस तरह से जब समानांतर की ओर, है ना, गमन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैसा तरंग। जब तरंग ऐसे चले तो इसको बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग। और ध्वनि इसी का उदाहरण है, ध्वनि ऐसे ही चलता है, समझे कि नहीं। ध्वनि है ना कैसे चलता है, तो ये इसका गमन, ध्वनि का जो गमन होता है वह समानांतर होता है। कैसे होता है, समानांतर। समानांतर होने ही की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि। और इसको देख लीजिए जरा सा यहां पे, और इसको समझिए, देखिए ध्यान से। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख देते हैं, ध्वनि। एग्जाम्पल में क्या लिख देते हैं, ध्वनि। यहीं पर लिख दें, एग्जाम्पल हो गया क्या चीज, ध्वनि। ध्वनि माने साउंड, ध्वनि मतलब साउंड। अब देख लीजिए जहां पर माध्यम एकदम भरा भरा हुआ है, गिजबिजा टाइप के जहां पर लगा हुआ है, लग रहा है कि वहां पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से सटे हुए हैं, एकदम सटा सटा आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संकुचन। इसको क्या बोलते हैं, संकुचन। और जहां पर पतला आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं विरलन। क्या बोलते हैं, विरलन। इसको क्या बोलते हैं, विरलन। तो ये क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया, यह इसको क्या बोलेंगे, संकुचन। ये वाला भाग क्या हो गया, संकुचन। ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, विरलन। यानी कि साउंड, साउंड कैसे चलता है, तो संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन से जो गति करता है, जो गमन करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। तो साउंड की गति कैसे होती है, साउंड का गमन कैसे होता है, तो संकुचन विरलन, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन। इसी तरह से वह गति करते रहता है, गमन करते रहता है, समानांतर दिशा में चलते रहता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि। समझे कि नहीं। तो ध्वनि का चाल कैसा होता है, तो ध्वनि का चाल संकुचन विरलन यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग के गमन के अनुसार होता है। आगे समझ में, तो यह देखिए संकुचन का मतलब क्या होगा, संकुचन में दाब रहेगा अधिक। संकुचन जब होगा तो दाब क्या पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा उसमें। और जब विरलन रहेगा तो यानी कि दाब कम हो जाएगा। तो इस बात को भी लिख देते हैं कि संकुचन होगा तो दाब क्या होगा, दाब, संकुचन होगा तो दाब अधिक, दाब क्या होगा, अधिक। और विरलन होगा तो दाब क्या होगा, कम, दाब क्या होगा, कम। समझ में आ गया, समझ में आया। अब देख लीजिए, अब यहां से समझिए, इस मैटर को समझिए। अब यहां पर देखिए तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए, यही पे समझा देते हैं आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में। यहीं पे समझा देते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। कोई आपसे पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, तो साउंड कैसे चलता है, संकुचन विरलन, संकुचन विरलन। समझ में आ गया कि नहीं। तो देखिए यहां पर दो विरलन या दो संकुचन, दो संकुचन के बीच की दूरी या दो विरलन के बीच की दूरी, समझ में आ रही है ना बात। दो संकुचन या दो विरलन के जो बीच की दूरी होगी, जैसे एक विरलन यहां पर, एक विरलन यहां पर, तो यहां से यहां की जो दूरी होगी उसी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। उसी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। समझ में आ गई बात है। उसी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। या दो संकुचन, एक यहां संकुचन, एक यहां संकुचन, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य। समझ में आ रहा है।
यहां पे यह है संकुचन, यहां यह है संकुचन, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी इसी को कहा जाएगा तरंग दैर्घ्य। यहां है विरलन, ये है विरलन, तो इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। तो हम इस बात को अगर लिख दें कि दो विरलन या दो संकुचन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कितने बच्चों को बात समझ में आ गया? इसको क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अर्थात तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य क्या है, तो तरंग की लंबाई है। क्या है ये, तरंग की लंबाई। जैसे दो विरलन नापे तो इतना लंबा हुआ तो तरंग की लंबाई है ना, हो गया ये। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग की लंबाई है। अब देख लीजिए, यहां तक तो पढ़ लिए थे अनुप्रस्थ तरंग, तो अब इसको समझिए, इसको जरा सा समझिए कैसे। देखिए यहां है अनुप्रस्थ तरंग, क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, यहां है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग किसको कहेंगे, देखिए जिसका माध्यम जो है लंबवत चलती है। कैसे चलती है, लंबवत। जिसका गमन, देखिए ध्यान से, जिसका गमन यानी कि जिसका गमन का माध्यम कैसा हो, लंबवत हो। कैसा हो, लंबवत हो, उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें आएगा कौन एग्जाम्पल में, प्रकाश आएगा। कौन आएगा, प्रकाश। तो प्रकाश की जो गति होती है वह कैसी गति होती है, लंबवत। कैसी गति होती है, लंबवत। बात करें तो देखिए ऐसे ही माध्यम हो गया, क्या हो गया, माध्यम। और गति कैसी होगी, तो इस तरह से, देखिए ध्यान से, ऐसे जो चले, देख रहे हैं ध्यान से, जो ऐसे चले इसी को हम लोग बोलते हैं लंबवत गमन। इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग में गमन करता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही ना बात? ये जब संकुचन और विरलन, संकुचन विरलन, तब गमन क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन ऐसे ऊपर नीचे तब गमन क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आ गई बात? इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, प्रकाश। अब देख लीजिए यहां से, तो इस बात को समझिए। यहां पर अब शीर्ष को पहचानिए, शीर्ष किसे कहते हैं। तो यहां से तरंग ऊंचा गया तो यह भाग क्या हो जाएगा, शीर्ष। यहां से देखिए जब ये नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा, गर्त। तो एक बार ऊंचा गया तो शीर्ष पर, और नीचे आया तो गर्त में, फिर ऊपर चढ़ा तो शीर्ष। तो ये हो गया शीर्ष, यह भाग क्या हो गया, शीर्ष। नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा, गर्त। क्या हो जाएगा, गर्त। ये हो गया क्या चीज, गर्त। ये वाला क्या हो गया, शीर्ष। ये वाला भाग क्या हो गया, शीर्ष। समझ में आ रहा है सबको? तो शीर्ष और गर्त कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आ गया बात? तो जब ऊपर रहेगा, सबसे मैक्सिमम ऊंचाई पर होगा तो क्या कहेंगे, शीर्ष। और सबसे न्यूनतम, सबसे उच्चतम नीचे होगा तो क्या कहेंगे, उसको गर्त। तो शीर्ष और गर्त समझ लिए आप लोग, क्या कर लिए, समझ लिए। अब इस बात को और समझिए ध्यान से, क्या समझिएगा, इसको समझिए। एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष, तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक शीर्ष और दूसरे शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य कहेंगे, समझे कि नहीं। एक गर्त और दूसरे गर्त के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। आ गया समझ में? तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं,
तो यहां से अगर ऊपर चलिए, यहां से कहां चलिए, ऊपर, तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो शीर्ष, एक मिनट इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखिए यहां देखिए ध्यान से, दो शीर्ष के बीच की दूरी, दो शीर्ष के बीच की दूरी, और फिर दूसरा देखिए, दो गर्तों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी, इन दोनों को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। समझ में आ गया बात है? और तरंग दैर्घ्य को कैसे सूचित करते हैं, लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य को कैसे सूचित करते हैं, लैम्डा से। तो लिख देते हैं इसमें, इसे लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा को ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, लैम्डा से सूचित करते हैं। ये लैम्डा का चिन्ह है, से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर समझिए, देखिए माध्यम की स्थिति, समझे कि नहीं, माध्यम की स्थिति मैक्सिमम ऊंचाई पर हो या मैक्सिमम गहराई पर हो। तो देखिए ये तो माध्यम है, और यहां से सबसे ऊंचा ये वाला भाग है, यहां से सबसे नीचे ये है, यहां से सबसे ऊंचा ये है, यहां से सबसे नीचा ये है, यहां से सबसे ऊंचा ये है। तो जो इसकी सबसे मैक्सिमम ऊंचाई होगी, माध्यम की स्थिति अगर मैक्सिमम ऊंचाई की होगी या मैक्सिमम गहराई की होगी, तो मैक्सिमम ऊंचा या मैक्सिमम गहराई को ही आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। क्या कहते हैं, आयाम। तो इस बात को भी लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर स्टार चिन्ह देकर के इस बात को भी लिख देते हैं। क्या चीज, कि माध्य स्थिति, माध्य स्थिति का मतलब कि बीच से आपको लेना है, यहां के बीच से, यहां के बीच से, यहां के बीच से। तो माध्य स्थिति, माध्य स्थिति मैक्सिमम ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई या गहराई, गहराई को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो कोई आयाम पूछेगा तो बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा? कि जो मध्य से, यहां से बीच से जो सबसे ऊंचा जगह होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, तो वह आयाम कहलाएगा। मध्य से जो सबसे नीचे गहराई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयाम। क्या कहेंगे, आयाम। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम। क्या बोलेंगे इसको, आयाम। समझ में आ गया सबको? आयाम, आयाम, सब इसको क्या बोलेंगे, आयाम। यहां तक समझ में आ गई बात है? अभी क्या पढ़ रहे थे, सब के सब यहां तक जितनी भी बातें पढ़े यांत्रिक तरंग को पढ़ रहे थे। कहीं भी हम अयांत्रिक तरंग की चर्चा किए? अभी हम अयांत्रिक तरंग की चर्चा ही नहीं किए। समझे कि नहीं? तो अब ध्यान से समझिए, अयांत्रिक तरंग किसे कहेंगे? तो अयांत्रिक तरंग में तो गति का, गमन का माध्यम होगा ही नहीं। तो गमन का माध्यम नहीं होगा तो ऐसा कौन ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा तरंग है जो अयांत्रिक होगा, नॉन मैकेनिकल वेव होगा? तो उसके अंतर्गत में आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग जिसको आपने कहा था नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, इसकी सबसे बड़ी पहचान थी कि गमन जो है उसका कोई माध्यम नहीं है। क्या इसका माध्यम था? कोई नहीं था। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है?
तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबक से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। जब करंट प्रवाहित होता है तो एक चुंबक पैदा होता है और वह चुंबक किसी को भी खींच लेता है, तो उसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग आ गया समझ में? और इसकी संख्या कितनी है? विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 7 है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है 7 है। समझिए ध्यान से, इसकी संख्या कितनी है? 7 है। समझ में आ गया बात? और यही नहीं, आपको हम भी बता दे रहे हैं। अभी आप देखिए, हमने कहा था कि प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। बताए थे कि नहीं बताए थे? अनुप्रस्थ तरंग बोले तो ऐसे ऐसे है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग ही नहीं है, बल्कि प्रकाश जो है अयांत्रिक तरंग भी है। और अयांत्रिक तरंग कैसे है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तो है, साथ ही यह अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग तो है ही, साथ ही यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ध्यान से देखिए, इसकी संख्या 7 है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, एक आता है प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, साथ ही यह क्या है? अनुप्रस्थ तरंग भी है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें भी प्रकाश पढ़े थे। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में भी क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश। समझे कि नहीं? इसका भी तरंग है ना, अयांत्रिक भी है और यांत्रिक भी है, दोनों है। ये प्रकाश कैसा तरंग है? यांत्रिक भी है और अयांत्रिक भी है। यांत्रिक में कौन से पार्ट में आता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में, है कि नहीं? और अयांत्रिक में किस में आता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमने कहा था कि इसकी संख्या कितनी है भैया? 7। तो 7 में देख लीजिए, जैसे कहते हैं गामा किरण। कौन सा किरण? गामा किरण। तो गामा किरण हो गया, कैसा तरंग है गामा किरण? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर हो गया? दूसरा एक्स किरण। एक्स किरण कैसा किरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण ये भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा है दृश्य तरंग, दृश्य किरण। दृश्य किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। पांचवा है अवरक्त, अवरक्त किरण या अवरक्त तरंग। तो यह भी कैसा तरंग या कैसा किरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। छठा जो है अवरक्त हो गया। अवरक्त के बाद आपने नाम सुना होगा सूक्ष्म रेडियो तरंग। क्या नाम है इसका? सूक्ष्म रेडियो तरंग। ये भी जो है कैसा तरंग है भैया? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। सातवां देखेंगे तो दीर्घ रेडियो तरंग। कौन सा? दीर्घ रेडियो तरंग। तो दीर्घ रेडियो तरंग भी कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कितना तरह का? 7 तरह। कौन कौन? तो गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ रेडियो। क्लियर हो गया? वो 7 है। अगर आपसे कोई इस बात को पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल कितना होता है? निर्वात किसको बोलते हैं? तो निर्वात के मतलब होता है वह जगह जहां हवा भी न हो। निर्वात किसे कहते हैं? वह जगह जहां हवा भी न हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। तो कोई पूछेगा कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है? तो आइए देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल होता है प्रकाश के चाल के बराबर। किसके बराबर होता है? प्रकाश के चाल के बराबर।
सर प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया समझ में? तो इस बात को समझिए, इस बात को जानने का प्रयास कीजिए। हम यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख देते हैं देखिए ध्यान से। यहां पे समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल है। विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल, कहां? निर्वात में। निर्वात में चाल क्या होता है? प्रकाश के चाल के बराबर। किसके चाल के बराबर? प्रकाश के चाल के बराबर। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आ गई बात? और जितना प्रकाश के चाल है उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल है। समझे कि नहीं? जहां हवा भी नहीं है वहां पे इसका चाल है। अब देखिए यहां पे गामा किरण आपसे पूछता है क्वेश्चन कि गामा किरण की खोज किसने किया? तो गामा किरण की खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने किया था। थोड़ा आप पीछे चले तो हटे, तो वहां से हटे ना आप लोग, हटे ना वहां से जी। अरे हटो ना यहां से, वहां से आगे बैठिए। यहां पे हेनरी बेकुरल ने, किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने क्या चीज का खोज किया था? गामा किरण का। किसका खोज किया था? गामा किरण का। यहां तक हो गया। एक्स किरण की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, ये सब हम पूछेंगे भी और आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो याद रखिएगा, रॉन्टेजन ने। किसने किया था? रॉन्टेजन ने। रॉन्टेजन ने एक्स किरण का खोज किया था, रॉन्टेजन ने। और पराबैंगनी की खोज किसने किया था? तो पराबैंगनी की खोज किया था रिंटन ने। किसने किया था? रिंटन ने। आपसे पूछेगा दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, विजिबल लाइट, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। आपसे पूछा जाएगा कि अवरक्त किरण, अवरक्त प्रकाश, अवरक्त तरंग जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड वेव, क्या कहते हैं? इंफ्रारेड वेव, इसका खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। अगर आपसे कोई पूछे कि सूक्ष्म रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, तो सूक्ष्म रेडियो तरंग की खोज किया था हर्ट्ज ने। किसने किया था? हर्ट्ज ने, है कि नहीं? हर्ट्ज ने किया था। और उसी प्रकार से दीर्घ रेडियो तरंग के बारे में पूछेगा तो दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किया था मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। क्लियर हो गया यहां तक? गामा किरण का यूज कहां किया जाता है? आपसे कोई पूछेगा कि गामा किरण का यूज कहां किया जाता है। देखिए, गामा किरण की खोज भले हेनरी बेकुरल ने किया था, है ना? गामा किरण की खोज भले हेनरी बेकुरल ने किया था, लेकिन उसके गुण के बारे में जो बताया था उसका नाम था पील बिलाई। क्या नाम था? पोल बिलाई। क्या नाम था? पोल बिलाई, है ना? इसके गुण के बारे में किसने बताया था? तो इसके गुण के बारे में बताया था, है ना? इसके गुण के बारे में बताया था पोल बिलाई। पोल बिलाई नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पोल बिलाई। किसने? पोल बिलाई। और इसका गामा किरण का यूज किसमें किया जाता है? तो ध्यान से समझिएगा कि गामा किरण का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में। एक मिनट, इसको और इधर करते हैं। कैंसर के उपचार में। चलिए देखिए, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का। क्या चीज में? कैंसर के उपचार में। समझ में आ गई बात? आपसे कोई पूछेगा एक्स किरण का प्रयोग
कहां किया जाता है? तो एक्सरे आप लोग एक्सरे कराते हैं, क्या कराते हैं? एक्सरे करा करके क्या करते हैं आप? टूटी फूटी हड्डियों को, है ना, टूटी फूटी हड्डियों की जांच करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक्सरे का प्रयोग हम लोग करते हैं टूटे हुए हड्डियों की जांच में। साथ ही हम लोग इसको यूज करते हैं किसमें? अणु की संरचना की जांच में। किसकी जांच में? अणु की संरचना की जांच में हम लोग करते हैं। या सिक्योरिटी, जहां पे देखिएगा सेक्रेटरी वाला जो जांच करता है, आप कहीं एरोप्लेन पर चढ़ने जाते हैं तो पूरा जांच आपके शरीर का होता है ना, तो वह जांच करके क्या देखता है? जांच करता है तो क्या देखता है? किस किरण का इस्तेमाल करता है? एक्सरे का इस्तेमाल करता है। किसका? एक्सरे का। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज? तो टूटी हड्डियों या बॉडी के अंदर देखने के लिए टूटी हड्डियों, है ना, सेक्रेटरी वाला जांच, सेक्रेटरी अपने जांच में, सेक्रेटरी उसके बाद सेक्रेटरी और क्या चीज? अणु, है ना, अणु की संरचना। किसकी? अनुसंरचना की जांच में। किसमें? जांच में। तो हड्डियों के भी जांच, टूटी हुई हड्डियों के जांच करने में भी इसका प्रयोग होता है ना, बॉडी के अंदर में देखने के लिए। सेक्रेटरी वाला जब जांच करता है तो उसके अंदर चेक करने के लिए करता है। अनुसंरचना की जांच करने के लिए भी इसका इस्तेमाल एक्स किरण का किया जाता है। अब आप लोग पढ़ते हैं परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण की खोज किसने किया था? रिंटन ने किया था, है ना। इसका कहां उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में। किसमें? जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में इसका जांच होता है। किसका? परावैंगनी किरण का। अब आता है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य जो है, दृश्य प्रकाश किसके लिए? दृश्य माने देखने के लिए। किसके लिए? देखने के लिए प्रकाश संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। इस किरण का प्रयोग पेड़ पौधे किस क्रिया में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए दृश्य प्रकाश की जरूरत है। साथ ही हम सभी को देखने के लिए भी क्या चीज की जरूरत है? तो दृश्य प्रकाश की जरूरत है कि नहीं? इसके बाद अवरक्त किरण। तो अवरक्त किरण तो किसमें? तो अवरक्त किरण इंफ्रारेड का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है टीवी के रिमोट में। किसमें? टीवी के रिमोट में। रिमोट वगैरह जितना भी है सारा, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है अंधेरे में फोटो खींचने के लिए। अंधेरे में फोटो खींचने के लिए समझ में आ रही है बात? अंधेरे में फोटो खींचने के लिए, कुहासा में फोटो खींचने के लिए, कुहासा में, है ना, पीक खींचने के लिए। आ गया समझ में? अब आता है सूक्ष्म रेडियो तरंग हर्ड। तो इसका उपयोग होता है माइक्रो ओवन में। किसमें होता है? माइक्रो ओवन में इसका प्रयोग होता है छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए। और दीर्घ रेडियो का इस्तेमाल होता है रेडियो में, टीवी में। कहां? रेडियो में, रिमोट में नहीं। रिमोट में तो होता है अवरक्त का, लेकिन जो रेडियो या टीवी होता है ना, कंप्यूटर होता है, उसमें दीर्घ रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियो में, टीवी में, इस सब में जो है से इसका उपयोग किया जाता है। और ये सबके सब कैसे हैं? तो अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग का मतलब क्या हो गया? कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। आ गया समझ में? ये हम लोग अभी तरंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तरंग। तो अब आपसे पूछेगा कि ध्वनि कैसा तरंग है भाई? तो ध्वनि जो है, अभी तो आप लोग पढ़े कि ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में भी कैसा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य।
तो आपसे कोई पूछेगा कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो लिख दीजिए अनुदैर्घ्य तरंग। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग बोले तो कैसा तरंग? चलने के लिए माध्यम चाहिए, चलने के लिए माध्यम चाहिए, चलने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम चाहिए अगर, तो फिर यह कैसा तरंग हो गया? क्यों चलने के लिए इसको माध्यम चाहिए? क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है। क्योंकि यह क्या है? यांत्रिक तरंग है। क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है। और अभी आपने सर कहा है कि यांत्रिक तरंग जो होते हैं उनको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए अगर यह चल रहा है, चलने के लिए अगर माध्यम चाहिए, काहे चाहिए? क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग है। क्या निर्वात में ध्वनि सुनाई देगा? नहीं। निर्वात में काहे नहीं सुनाई देगा? तो निर्वात में यह गमन नहीं करेगा। निर्वात में यह गमन नहीं करेगा। तो निर्वात में गमन नहीं करेगा, लिख देते हैं इसको, निर्वात में गमन नहीं करेगा। तो निर्वात जहां रहेगा वहां ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। समझ में आ गई बात ना? निर्वात बोले तो जहां हवा भी ना हो वहां आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो अब बताइए ना कि आप कौन से ध्वनि को सुन पाते हैं भैया? आप किस ध्वनि को सुन पाते हैं? तो देखिए, पहले पढ़ लीजिए कि ध्वनि का प्रकार, ध्वनि कितने तरह का होता है। तो देख लीजिए, यहां पर हम आपको बताते हैं आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार का होता है। हम बात करते हैं ध्वनि के प्रकार, तो यहां लिखते हैं आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार का होता है। अब एक बात यहां फंस गए, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार का होता है। अब सर ये आवृत्ति क्या है? आवृत्ति किसे कहते हैं? जरा आवृत्ति के बारे में बता दीजिए, है कि नहीं? तो जरा सा समझ लीजिए, 3 प्रकार है। तो यहां पर हम आवृत्ति को थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं और तब तीनों प्रकार को हम समझा देते हैं। समझे कि नहीं? तो जरा सा देख लीजिए यहां पर आवृत्ति के बारे में, यहां पर लिख देते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति समझ लीजिए किसको कहेंगे। समझ में आ रहा है सब बात? ओह, आवृत्ति समझिए। आवृत्ति कहते हैं प्रति सेकंड, कौन सा सेकंड? प्रति सेकंड माने 1 सेकंड। प्रति का मतलब क्या चीज? 1 सेकंड। तो प्रति सेकंड किसी निश्चित बिंदु से, बात समझ में आ गई? इसको हम समझा भी देते हैं। प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंग, समझ में आ रही है बात ना? गुजरने वाली तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इस बात को समझिए, प्रति सेकंड, और तब समझिए इसको, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को, तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। सर इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, समझे कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले और इसमें सीखिए बात को पहले, तब उसको स्पष्ट कर देते हैं। स्पष्ट ही करिए रहे हम इसको स्पष्ट करिए रहे हैं। आवृत्ति का जो है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज। आवृत्ति के बारे में यह बात हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? हर्ट्ज। इसीलिए उन्होंने अपने ही नाम पर इनका ऐसा ही मात्रक भी कह सकते हैं कि हर्ट्ज है। तो आवृत्ति को किसमें हम लोग नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। तो लिख देंगे आवृत्ति को हर्ट्ज में, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज बोले तो एच और जेड, एच जेड कहेंगे, एच जेड। हर्ट्ज में
नापते हैं। तो जहां पे आपको H और Z लिखा हुआ है तो इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, हर्ट्ज। क्या पढ़िएगा, हर्ट्ज। तो यानी कि एक हर्ट्ज बराबर कितना हो गया, तो एक हर्ट्ज बराबर हो गया एक चक्र प्रति सेकंड। एक चक्र प्रति सेकंड, एक चक्र प्रति सेकंड हो गया इसका मतलब, समझे कि नहीं। अब मतलब समझ लीजिए कि यदि कोई तरंग एक सेकंड में, कितना सेकंड में, एक सेकंड, मान के चलिए कि यहां पे एक बिंदु है, यहां पर इस तरह से लटका हुआ है कोई चीज, ठीक है ना, जैसे घड़ी उड़ी में देखते हैं ना कैसे डोलते रहता है ये वाला। तो इस बात को समझिए, एक सेकंड में, समझे कि नहीं, एक सेकंड में ये जो दोलन है इसको ऐसे ऐसे कर करके 4 बार पार किया। एक सेकंड में कितना बार पार किया, 4 बार। कितना बार पार किया, 4 बार गुजरती है। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, एक सेकंड बराबर 4 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्ज। तो जितनी बार एक सेकंड के अंतर्गत में इस निश्चित बिंदु को यह तरंग जितनी बार पार करेगा वह उसका हर्ट्ज कहलाएगा। तो मान के चलिए कि यह तरंग यहां से इस बिंदु को एक सेकंड में 4 बार पार कर रही है। कितना बार पार कर रही है, 4 बार। तो यह कितना हो जाएगा, तो एक सेकंड बराबर 4 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, तरंग कितना हो जाएगा, 4 हर्ट्ज। मैंने तरंग करें, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्ज। आ गया समझ में। तो इस बात को हम लिख देते हैं, यदि कोई तरंग, हम लिख देते हैं नीचे, यदि कोई तरंग, देखिए ध्यान से, यदि कोई तरंग एक सेकंड में, कितना सेकंड में, एक सेकंड में, है ना, उस बिंदु से 4 बार गुजरती है, 4 बार गुजरती है, तो उसकी आवृत्ति 4 हर्ट्ज हो जाएगी। उसकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज हो जाएगी, 4 हर्ट्ज। क्लियर हो गया। तो आवृत्ति एक तरह से क्या कह सकते हैं कि एक सेकंड में निश्चित बिंदु पर कोई तरंग जितनी बार गुजरेगा वही उसकी आवृत्ति होगी। आ गया समझ में। और आवृत्ति को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। तो देखिए, तो ध्वनि जो है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3 प्रकार। 3 प्रकार देख लीजिए। तो सबसे पहला जो है उसका नाम है अश्रव्य। अश्रव्य, श्रव्य माने क्या होता है, श्रव्य का मतलब होता है सुनने योग्य। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनने योग्य। और अश्रव्य का मतलब हो गया जो सुनने योग्य नहीं, सुनाइए नहीं दे रहा है। तो वो हो गया क्या चीज, अश्रव्य। क्या हो गया, अश्रव्य। अश्रव्य को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक जो अश्रव्य कहलाएगा, जिसको सुना नहीं जा सकता है। जैसे जिसकी आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, उस ध्वनि को हम लोग सुन ही नहीं सकते। चिट्टी बोलती है तो उसकी ध्वनि कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए उसकी ध्वनि को हम लोग सुन ही नहीं पाते। समझ में आ रही है बात। हाँ, सुन पाते हैं आप लोग, सब क्या क्या बतिया रहा है, सुन पाते हैं, काहे नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वह सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। आ गया समझ में। तो ये हो गया पहला प्रकार अश्रव्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक की आवृत्ति कितना होती है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। क्लियर हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसका प्रकार है ध्वनि का, जिसको कहते हैं श्रव्य।
श्रव्य का मतलब होता है सुनने योग्य। श्रव्य का मतलब क्या चीज? सुनने योग्य। सुनने योग्य, यही चीज हम लोग सुनते भी हैं, सुनने योग्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिबल। क्या बोलते हैं? ऑडिबल। इसको बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य, श्रव्य ध्वनि, है ना, श्रव्य ध्वनि जिसको सुन सकते हैं। तो किसको सुन सकते हैं? जिसकी आवाज 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, हर्ट्ज से कम। इतना से कम और इतना से ज्यादा होगा ना, हम उसी ध्वनि को सुन पाएंगे, अदरवाइज हम किसी चीज को सुन नहीं पाएंगे। आ गया समझ में? हम इतना ही ध्वनि को, इतना ही आवृत्ति वाले ध्वनि को ही सुन पाएंगे। समझे कि नहीं? और तीसरा जो इसका प्रकार होता है, तीसरा जो प्रकार होता है उसको समझ लीजिए। तीसरा जो प्रकार होता है इसको बोलते हैं पराश्रव्य। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। पराश्रव्य, पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। क्या चीज? अल्ट्रासोनिक। इसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक किसको बोलेंगे? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिसकी आवृत्ति होगी, कितना से अधिक? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिस ध्वनि की आवृत्ति होगी उसको हम लोग बोलेंगे पराश्रव्य। इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। ऐसी ध्वनि, इसका उपयोग पराश्रव्य, इसका उपयोग कहां कहां होता है? देखिए ध्यान से, इसका उपयोग कहां कहां होगा? इससे जो ज्यादा ध्वनि होगा ना उसको भी आप नहीं सुन पाइएगा, उसको भी हम सुन नहीं पाते हैं। इसका उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड में। इसमें अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासोनिक का उपयोग कहां होता है? अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड समझते हैं ना? पहले ही लिंक को हम लोग पता लगा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड या किसी चीज को देखना होता है अंदर की, बॉडी के अंदर की चीज को, तो अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो अल्ट्रासाउंड में इसका उपयोग होता है। और कहां होता है? ट्यूमर का पता लगाने में। ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में। और कहां इसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है चिमनी भट्ठी को सफाई करने में। चिमनी भट्ठी को सफाई करने में, चिमनी भट्ठी का सफाई करने में इसका उपयोग होता है। चिमनी भट्ठी का सफाई करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। साथ ही समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में भी इसका उपयोग होता है। गहराई मापने में भी इसका उपयोग होता है। समझ में आ गई बात? इसका उपयोग होता है। क्लियर हो गया? वैसे आप लोग को बताते हैं, ध्वनि का जो मात्रक है, ध्वनि का जो हम लोग तीव्रता है उसको डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में, है ना? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लीजिए, यहां तक तो हो गया। आवृत्ति को किस में नापेंगे? हर्ट्ज में। तो ध्वनि की आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वह क्या कहलाएगा? अश्रव्य। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा तो उसको कहेंगे श्रव्य। और जिसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होगी उसको बोलेंगे हम लोग पराश्रव्य। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अश्रव्य को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और श्रव्य को बोलते हैं ऑडिबल। क्या बोलते हैं? ऑडिबल। यहां तक हो गया। आपसे क्वेश्चन कोई पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा? ध्यान दीजिए। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें? ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। आगे समझ में? तो ध्वनि सबसे ज्यादा कहां चलता है? ध्वनि सबसे ज्यादा कहां आपको सुनाई देगा? ठोस में। समझे कि नहीं? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहां? ठोस में। याद रखिएगा।
ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा तो बोल दीजिए ठोस में। कहा? ठोस में। इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में, इसके बाद गैस में। क्लियर हो गए? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहां होगा? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। समझे कि नहीं? देखिए ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा ठोस में भी, किस में? ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में हुआ। अभी लोग तो बता रहे किस में? कौन से ठोस में? तो देख लिए, देखिए ध्यान से, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा है कि नहीं? सबसे ज्यादा ठोस में हम बता रहे हैं एल्युमिनियम में। किसमें? एल्यूमिनियम में। किसमें? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में इसका चाल कितना है? तो याद रखिए 6420, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे बात किया निकेल में, तो निकेल में देख लीजिए, निकेल में, निकेल में, तो निकेल में इसकी जो चाल होगी वह हो जाएगा 6040। कितना हो जाएगा? 6040 मीटर प्रति सेकेंड। कितना चाल हो जाएगा? 6040 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में बात करेगा, स्टील में, स्टील में बात करेगा कोई, तो स्टील में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? तो 5960, 5960 मीटर प्रति सेकेंड, 5960 मीटर प्रति सेकेंड। कोई बात करेगा लोहा में, कि लोहा में चाल बताइए, लोहा में ध्वनि की चाल बताइए। तो लोहा में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोहा में इसकी चाल हो जाएगी 5130 मीटर प्रति सेकेंड, 5130 मीटर प्रति सेकेंड लोहा में हो जाएगा। अगर इस्पात की बात कीजिएगा तो इस्पात में इसका चाल हो जाएगा 5148 मीटर प्रति सेकेंड। इस्पात में 5148 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग बात करें वायु में, अगर बात करें किसमें? वायु में, वायु में अगर कीजिएगा, वायु में जो ध्वनि होता है, वायु में ध्वनि की चाल बहुत कम होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग जल भी दो प्रकार का है, वो खारा जल एगो मीठा जल, खारा जल एगो मीठा जल। खारा जल समुद्र में, खारा जल कहां? समुद्र में। मीठा जल कहां? तो शुद्ध जल में। कहां? जो हम लोग पीते हैं शुद्ध जल में। तो दोनों में ध्वनि बदलेगा। अगर खारा जल में बात कीजिएगा, किसमें बात कीजिएगा? खारा जल में, यानी कि समुद्र जल में बात कीजिएगा, समुद्र जल की अगर बात कीजिएगा तो समुद्र जल में इसकी चाल एकदम कम हो जाता है। कितना? 153 मीटर, 153 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वहीं अगर हम लोग शुद्ध जल की बात करिएगा तो शुद्ध जल में, यानी कि मीठे पानी में, पीने वाला पानी में इसकी चाल हो जाती है कितना मीटर? तो 1498 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाती है? 1498 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग निर्वात की बात करें तो अभी हम लोग आपको पढ़ाए हैं कि निर्वात में, यानी कि जहां हवा भी नहीं है वहां ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है, यानी कि हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। आया समझ में? हाँ, समझ में आ गया बात? सुनाई दे रहा है सबको? तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम में, जल्दी से बोलिए आप लोग, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, कितना होती है बताइए? निकेल, निकेल में बताइए, निकेल में, स्टील में, लोहा में, लोहा में, इस्पात में,
वायु में, समुद्री यानी कि खारा जल में, शुद्ध जल में, निर्वात में, सबसे ज्यादा किस में, सबसे कम कहां? क्लियर हो गया? चलिए यहां तक बात आप लोग समझ गए। अब देख लीजिए जरा सा आगे, अब जरा सा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्वनि की जो तीव्रता है, हमने अभी कहा कि ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? डेसिबल में। डेसिबल बोले तो डिब्बी, क्या चीज? डिब्बी। डिब्बी में मापी जाती है, डिब्बी में मापी जाती है। हम लोग किस साउंड को बढ़िया से सुन पाते हैं? WHO के अनुसार। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने साउंड को सुनना अच्छा है? तो WHO के अनुसार, WHO के अनुसार समझ लीजिए, WHO के अनुसार समझ लीजिए, है ना? WHO के अनुसार समझ लीजिए, अगर 45 डेसिबल का साउंड है, कितना डेसिबल का? 45 डेसिबल का साउंड है, बहुत अच्छा सुनाई देगा, बहुत अच्छा सुनाई देगा। अगर यह साउंड 50 डेसिबल हो जाएगा तब भी सुनाई देगा, 60 होगा तब भी सुनाई देगा। कहां तक? अगर आपका डेसिबल हो जाए 75 डेसिबल। कितना डेसिबल? 75 डेसिबल। तो 75 डेसिबल में आपका स्वास्थ्य के लिए हानि होगा। स्वास्थ्य में क्या होने लगेगा? हानि। ऐसे है क्या चीज? स्वास्थ्य में हानि हो जाएगा, हानि होने लगेगा, होने लगेगा। कहां तक? अगर आप डेसिबल बढ़ा दीजिए, 85 डेसिबल कर दीजिएगा, तो 85 डेसिबल साउंड से माने 85 डेसिबल साउंड से अगर ज्यादा कर दीजिएगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा? आप बहरे हो सकते हैं। आप क्या हो सकते हैं? बहरा। आप क्या हो सकते हैं? बहरा। और अगर 150 डेसिबल से ज्यादा हो गया साउंड, है ना? कितना से ज्यादा? 150 डेसिबल, आप पागल हो जाइएगा, पागलपन हो जाएगा, सुनाई नहीं करेगा, लेकिन कनवा में कुछ बज रहा है, फट जाएगा सब चदरा फदरा सब। कहां तक के साउंड में? 150 डेसिबल से ज्यादा में। समझ में आ गई बात? yes, सुनाई दे रहा है सबको? yes, तो यहां तक पढ़ लिए। अब देख लीजिए जरा सा, अब देख लीजिए, एक मैक संख्या होता है, मैक संख्या, याद रखिएगा। मैक संख्या किसको कहते हैं, है कि नहीं? तो मैक संख्या बराबर होता है पिंड की चाल। क्या होता है? पिंड की चाल बटा पिंड की जो चाल होती है उसमें ध्वनि की चाल बटा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। तो पिंड की चाल में अगर ध्वनि के चाल से अगर भागा दे दिए तो जो निकल करके आएगा वह क्या कहलाएगा? मैक संख्या, है ना? क्या कहलाएगा? मैक संख्या। और मैक संख्या पर ही आधारित है क्या चीज? सब सोनिक, सोनिक या सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, यानी कि साउंड। प्राश्रव्य श्रव्य सब पढ़े कि नहीं पढ़े? तो सोनिक ना ही सब। तो साउंड किस पर निर्भर है? मैक संख्या पर। तो अगर मैक की संख्या 1 से कम होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सोनिक। क्या बोलेंगे? सब सोनिक। तो सब सोनिक आपसे अगर कोई पूछ दे कि सब सोनिक किसे कहते हैं, तो मैक संख्या जो होता है उसमें मैक संख्या 1 से कम होता है। क्या होता है? मैक संख्या 1 से कम, मैक संख्या 1 से कम, तो उसको बोलेंगे सब सोनिक। क्या बोलेंगे? सब सोनिक। अगर मैक संख्या 1 के बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे सोनिक। क्या बोलेंगे? सोनिक।
सोनिक के लिए मैक संख्या कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। अगर 1 से ज्यादा और 5 से कम है मैक संख्या तो वो हो जाएगा सुपरसोनिक। क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक। उसको हम लोग बोलेंगे सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक में कोई पूछेगा कि मैक संख्या कितना, तो मैक संख्या 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा और 5 से कम, 5 से कम। और कह दिया हाइपरसोनिक। क्या कह दिया? हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक में क्या हो जाएगा? तो हाइपरसोनिक में हो जाएगा मैक संख्या 5 से अधिक। मैक संख्या कितना? 5 से अधिक। 5 से अधिक हुआ तो ये हो जाएगा हाइपरसोनिक, है ना? तो अब जान लीजिए आपके यहां जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जिसको कहते हैं, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल क्या है? वह सुपरसोनिक है। कैसा सोनिक है? सुपरसोनिक है कि नहीं? कैसा सोनिक है? सुपरसोनिक। रूस उसमें जो है क्रूज का बहुत नाम है, क्रूज। तो क्रूज क्या है? जो समानांतर दिशा में चले। जो कैसे चले? समानांतर दिशा में, जिसकी चाल समानांतर दिशा में हो, ऐसे जो चलता हो, जो ऐसे चल रहा हो, सीधे सीधे मार करता हो, सीधे सीधे जो मार करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल कैसा मिसाइल है? तो यह सुपरसोनिक है। कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक। कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक। ब्रह्मोस्त्र, 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 है ना? कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक। लेकिन चला ऐसे, घुस गया ऐसे। पाकिस्तान में घुसा दिया था, है कि नहीं? ऐसे से ऐसे मार दिया एकदम राउंड, एकदम ऐसे से ऐसे, है कि नहीं? तो वो जो मिसाइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मारेगा कन्ने, जाएगा कन्ने, घुसा देगा अंदर तक अंदर सगरो, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा मिसाइल? बैलिस्टिक। समझ में आ रहा बात? अब देख लीजिए ध्यान से। ताप बढ़ने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये भी बता देते हैं, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि का वेग बढ़ता, ध्वनि ज्यादा सुनाई देगा। टेम्परेचर जैसे 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 साउंड बॉक्स गर्म होता है वैसे वैसे साउंड बढ़ाता है कि नहीं? ताप बढ़ेगा तो साउंड क्या होगा? बढ़ेगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को ही बोलते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। ये पढ़ाना है हमको, है ना? इंटर में, किसमें? आईएससी में। इंटर के क्लास में पढ़ाना है केमिस्ट्री में, जिसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बढ़ने पर, इलास्टिसिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता माने नमी, आर्द्रता मीन्स क्या चीज? नमी। आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए बरसात के दिन में, बरसात के दिन में आर्द्रता होता है, नमी होता है। तो बरसात में जब नमी हो जाएगा तो मेढकवा करेगा ट्र 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 ट्र, हमको सुनाई देगा फर फर फर, सुनाई देता है कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे ट्र से फर हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए मेढक की आवाज बरसात के दिन में ज्यादा सुनाई देता है। काहे ज्यादा सुनाई देता है? आर्द्रता में साउंड बढ़ जाता है, आर्द्रता में साउंड बढ़ जाता है। लेकिन घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। समझो अभी आप लोगों की संख्या, और इसमें हम घुसा दिए आउ ढेर मनी। आउ क्या घुसा दिए? ढेर मनी। ढेर मनी घुसा देंगे तो साउंडवा कम न जाएगा? साउंडवा क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। तो घनत्व बढ़ने पर, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
या अनुभार बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा, है ना। दाब बढ़ने पर या घटने पर ध्वनि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज इतना ही हो गया, बंद कीजिए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये इंट्रोडक्शन था। अगला दिन से ध्वनि और विस्तार से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।